हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री विद विकास टॉक में आपका स्वागत है। आज की हमारा टॉपिक रहेगा अम्ल क्षार की बॉस्टन लॉरी संकल्पना। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी क्षार अवधारणा। तो दो वैज्ञानिक हुए बॉस्टन एंड लॉरी। ठीक है, उन्होंने अम्ल और क्षार की एक अलग परिभाषाएं दी। उन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का दान करते हैं और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रोटॉन जो वर्ड आ रहा है वो प्रोटॉन वर्ड आ रहा है H प्लस आयन के लिए। किसके लिए आ रहा है? H प्लस आयन के लिए। यानी जो H प्लस आयन का दान करेंगे वो तो अम्ल होंगे और जो H प्लस आयन को ग्रहण करेंगे वो क्षार होंगे। लेकिन आपको यह जानना भी जरूरी है कि H प्लस आयन को प्रोटॉन क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक छोटी सी बात, आप लोगों को पता होगा हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि जितने नंबर पर कोई भी परमाणु या तत्व आता है वो उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। यानी हाइड्रोजन एक नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? एक। ठीक है, और इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। ठीक है, अब इस अवस्था के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक ही होते हैं। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। यानी जितने नंबर पर वो तत्व आएगा उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मली हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूं H की, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, H प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है? इसमें प्रोटॉन तो अभी भी एक है, न्यूट्रॉन 0 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर? 0, क्योंकि प्लस का मतलब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुका है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर H प्लस जो अवस्था होती है उसके अंदर सिर्फ इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटॉन ही पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए H प्लस को प्रोटॉन कह रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि यहां पे H प्लस को प्रोटॉन क्यों कहा जा रहा है। अब आगे वापस इसकी परिभाषाओं की बात करते हैं। तो क्या परिभाषा दी बॉस्टन एंड लॉरी ने? तो अम्ल की इन्होंने परिभाषा दी कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन, जिसको हम H प्लस आयन भी कहते हैं, का दान करते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे सभी पदार्थ जो H प्लस आयन का दान करेंगे, यानी जिनमें से H प्लस आयन या प्रोटॉन बाहर निकलता है वो सारे क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिया HCl, हमें पता है HCl एक अम्ल है, लेकिन अम्ल क्यों है? क्योंकि HCl में से एक H प्लस आयन बाहर निकलता है, इसी कारण से ये अम्ल होता है। ठीक है, इसी तरह से मैं बात करूं CH3COOH की, हमने पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था, इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इस एसिटिक अम्ल में से भी क्या होता है? एक H प्लस आयन बाहर निकलता है। देखिए, तो इस कारण से एसिटिक अम्ल इसीलिए कहा गया क्योंकि ये H प्लस आयन का दान करता है, यानी प्रोटॉन का दान करता है। अब बात रही क्षार की। तो क्षार किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे H2, जो कि जब हम पदार्थ को घोल रहे हैं तो ज्यादातर पदार्थों को जल में ही घोला जाता है। तो ये H2O जो है वो एक H प्लस आयन को ग्रहण करता है तो H3O बना लेता है। आप लोगों ने पिछला टॉपिक पढ़ा हो तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारे हाइड्रोनियम आयन बन रहा था वहां पे। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोनियम आयन कब बनता है? जब H2O जो होता है वो H प्लस आयन को ग्रहण कर लेता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो देखिए इसने H प्लस आयन को ग्रहण किया था, इसलिए ये क्या होता है, क्षार होता है। इसी तरह से मैं अगर बात करूं NH3 की,
NH3 को कहा जाता है अमोनिया। अमोनिया भी अगर H प्लस आयन को ग्रहण करता है तो NH4 प्लस में बदल जाता है। ठीक है, तो देखिए NH4 में बदल गया, इसे अमोनियम कहते हैं। ठीक है, इसे तो कहते हैं अमोनिया और इसे कहते हैं अमोनियम। ठीक है, तो ये अमोनिया हो गया, ये हो गया अमोनियम आयन। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अम्ल H प्लस आयन का दान करेंगे, जबकि क्षार जो होंगे वो H प्लस आयन को ग्रहण करेंगे। अब इसकी एक संयुक्त अगर अभिक्रिया हम लिखें तो वो क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। कि मैंने HCl लिया, ठीक है, और उसे जल में घोला, तो हमें पता है कि HCl H प्लस आयन का दान करता है और H2 क्या करता है, H प्लस आयन को ग्रहण करता है। तो होगा क्या, H प्लस आयन HCl के द्वारा H प्लस आयन को दान किया जाएगा। ठीक है, तो H प्लस आयन को जैसे ही दान करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, H3O, और किस रूप में, प्लस के रूप में। ठीक है, अब इसको दान कर दिया तो अब क्या बचा, Cl माइनस। ठीक है, तो देखिए HCl में से H प्लस आयन का दान किया गया, इसीलिए ये HCl क्या कहलाया, अम्ल। ठीक है, यहां पर H2O के द्वारा H प्लस आयन को ग्रहण किया गया, इसलिए ये क्या कहलाया, क्षार। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट, हमने ये पता कर लिया अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। ठीक है, अब एक बात, इनको किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो हुआ ये कि जब बॉस्टन और लॉरी ने ये रिएक्शन बताई तो उनको ये भी मन में आया कि इनको किस नाम से जाना जाए, जबकि हमें पता है कि अभिकारक तो अम्ल और क्षार हो गए, तो इनको कोई विशेष नाम दिया जाए। तो उन्होंने एक विशेष नाम रखा, सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी क्षार। सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी क्षार का मतलब क्या होता है, ये समझना कि देखिए H3O प्लस है, क्या ये अवस्था इसके लिए निश्चित होती है, तो हम कहते नहीं। क्या Cl के लिए अवस्था निश्चित है, तो हम कहते नहीं। देखो मैं अगर इसी रिएक्शन को वापस लिखूं, H3O प्लस Cl माइनस, तो होगा क्या, ऐसी कंडीशन में ये H3O क्या करेगा, अपना H प्लस आयन दान करेगा। क्यों दान करेगा, क्योंकि इसके पास एक H प्लस आयन अतिरिक्त है। ठीक है, तो ये अपनी मूल अवस्था में जाना जाएगा। मूल अवस्था का मतलब जो इसकी पहली अवस्था थी H2O में, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा H प्लस आयन है, वो उसे दान करेगा। और Cl के पास क्या होती है, एक H प्लस आयन की कमी होती है, तो वो Cl क्या कर लेता है, इस H प्लस आयन को ग्रहण कर लेता है। तो देखिए यहां पर H3O के द्वारा H प्लस आयन दिया गया और Cl के द्वारा H प्लस आयन ग्रहण किया गया। तो देखिए ये कि ये वापिस प्राप्त हुई। ठीक है, तो देखिए H3O ने H प्लस आयन दान किया, तो हम कहते हैं जो H प्लस आयन का दान करता है वो तो अम्ल होता है। अब यहां पे मैं अम्ल वापस थोड़ी लिख सकता हूं, इसलिए यह अभिक्रिया रिवर्सेबल होती है, दोनों तरफ हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम कहें तो हम कहते हैं कि ये अम्ल तो है, लेकिन कैसा अम्ल है, सयुग्मी अम्ल है। कैसा अम्ल है ये, सयुग्मी अम्ल। ठीक है, और जो हमारे प्राप्त हुआ है Cl, वो कैसा हो जाएगा, सयुग्मी क्षार। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सयुग्मी अम्ल क्या होते हैं और सयुग्मी क्षार क्या होते हैं। तो छोटी सी परिभाषा लिख दो। हम सयुग्मी क्षार की पहले बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये अम्ल से बना है। ठीक है, देखिए सयुग्मी क्षार किससे बना है, अम्ल से, इसीलिए सयुग्मी क्षार की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो हम कहते हैं वे पदार्थ जो H प्लस आयन H प्लस त्याग कर अम्लता प्रदर्शित करते हैं, उसमें शेष बचा पदार्थ
क्या कहलाता है? सयुग्मी क्षार कहलाता है। तो देखिए HCl था, ये रहा, इसने क्या किया? H प्लस आयन का दान किया और उसमें दान करने के बाद में शेष क्या बचा हमारे पास? Cl माइनस। अब देखिए Cl माइनस यहाँ पे जो बचा है, अब ये इस अवस्था में नहीं रहना चाहता है, ये चाहता है कि वापस इसे H प्लस आयन मिल जाए। तो ये क्या करेगा? इस अवस्था से हटकर वापस से पूर्व अवस्था में जाना चाहेगा। इसलिए ये क्या करता है कि H प्लस आयन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बना लेता है। ठीक है, तो ये अगर H प्लस आयन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति बनाएगा तो ये किस प्रकार का हो जाएगा? क्षार प्रकार का। तो अम्ल से बन रहा है, इसलिए इसे कहा जा रहा है सयुग्मी क्षार। क्या कहा जा रहा है? सयुग्मी क्षार, यानी बना तो अम्ल से लेकिन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? क्षार की तरह। ठीक है, अब इसी प्रकार से सयुग्मी अम्ल क्या होता है? तो हम कहते हैं कि वे पदार्थ जो क्षारकता प्रदर्शित करते हैं, वे पदार्थ जो H प्लस को ग्रहण करके क्षारकता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो H प्लस को ग्रहण करके क्षारकता प्रदर्शित करते हैं तो H प्लस आयन को ग्रहण करने से बना पदार्थ हमारा क्या कहलाया? सयुग्मी अम्ल कहलाया। तो देखिए यहां पर HCl के द्वारा H प्लस आयन दिया गया और H2O ने इस H प्लस आयन को ग्रहण किया। अब H2O ने H प्लस आयन को ग्रहण किया, इसी कारण से जो H प्लस आयन को ग्रहण करता है वो क्षार होता है। लेकिन जब ये ग्रहण कर लेता है, ये ग्रहण कर लिया, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं रह पाता है। तो ऐसी कंडीशन में इसके पास देखिए H प्लस आयन अतिरिक्त है, तो ये क्या करता है? इस H प्लस आयन को त्यागने की प्रवृत्ति दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि ये अतिरिक्त H प्लस आयन को त्याग कर पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं H3O प्लस है, ठीक है, ये H3O प्लस है। अब ये अपनी पूर्व अवस्था में जाना चाहेगा क्योंकि इसके पास अतिरिक्त H प्लस आयन है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या कर रहा है? H प्लस आयन को त्यागेगा। ठीक है, और जो H प्लस आयन को त्यागता है वो क्या होता है? अम्ल। ठीक है, इसी कारण से इसे सयुग्मी अम्ल कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि बन तो क्षार से रहा है परंतु व्यवहार कैसा दर्शा रहा है? अम्ल के समान। ठीक है, तो इस तरह से हमारे बॉस्टन लॉरी सहकल्पना संपन्न होती है। एक थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं ताकि आप लोग को याद रह जाएगा कि बॉस्टन और लॉरी ने क्या कहा? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन या H प्लस आयन का त्यागते हैं या दान करते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो H प्लस आयन या प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब जब अम्ल और क्षार क्रिया होती है तो उनके फलस्वरूप दो तरह के पदार्थ या यौगिक और बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? सयुग्मी अम्ल और सयुग्मी क्षार। तो सयुग्मी क्षार क्या होता है कि जब कोई अम्ल H प्लस आयन त्यागता है तो उसमें बचा हुआ जो पदार्थ होता है, अम्ल में H प्लस आयन त्यागने के बाद में जो भी बचेगा पदार्थ वो हमारा क्या कहलाएगा? सयुग्मी क्षार। और उसी प्रकार से सयुग्मी अम्ल किसे कहते हैं? कि जो H प्लस आयन ग्रहण कर लेता है क्षार, तो H प्लस आयन को ग्रहण करने के बाद में एक नया तरह का पदार्थ बनाता है। देखिए ये क्षार था H2O के रूप में, लेकिन जैसे ही इसने H प्लस आयन को ग्रहण किया एक नए तरह का पदार्थ बना। तो जो नए तरह का पदार्थ बना है वो क्या है? सयुग्मी अम्ल है, क्योंकि इसने ग्रहण किया। अब इसे अम्ल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें H प्लस आयन अतिरिक्त है, तो ये अम्ल H प्लस आयन को त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा। इसी कारण से इसे सयुग्मी अम्ल कहा जा रहा है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बॉस्टन लॉरी सहकल्पना का, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कंफ्यूज कर रहा है तो आप लोग मुझसे इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।